तो टॉपिक चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? सुंदर पिचाई नहीं, आप सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है। आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है, बाकी सब गूगल पे छोड़ दो। मतलब समझ गए? आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढना है, मतलब आपको अपनी काबिलियत को ढूंढना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। बाकी दुनिया की कोई भी चीज आप गूगल पे सर्च करो, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बस आपको एक ही काम है, कहना क्या चाहते हैं, आपके पास एक ही काम है, क्या? खुद पे कंसंट्रेट करना। जब आप खुद पे कंसंट्रेट करोगे तो बाकी काम छोड़ दो टेक्नोलॉजी पे। समझे? ऐसा सुंदर पिचाई का कहना, और बिल्कुल सही बात है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन ऑफ द इंडिया, इंडिया क्या वर्ल्ड का बोलेंगे, सही है ना? इसने गूगल को किस बुलंदी पे ले गया, आपको खुद आइडिया होगा इसका, राइट? तो इनका कहना है आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है, मतलब अपने टैलेंट को ढूंढने में मदद करनी है, बाकी सब गूगल के लिए है। सही है ना? फैक्ट है, आपके पास एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। टॉपिक चल रहा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन बन करके यहां पर ब्लड में आते हैं, ब्लड से चले जाते हैं इस ग्लैंड में। ग्लैंड का नाम है मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, राइट? ये इस ग्लैंड के आगे के लोब और पीछे के दो लोब होते हैं। एक को आप रफली बोल सकते हो एडिनो हाइपोफाइसिस, एक को बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है? ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब की पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब के हार्मोन पढ़ रहे थे। क्या फार्मूला बताया था? फ्लैट पीजी, FLAT फ्लैट, और पीजी, एफ का मतलब FSH, एल का मतलब LH, और उसके बाद ए का मतलब ACTH, और फिर टी का मतलब TSH, और पी का मतलब PRL यानी प्रोलैक्टिन, और लास्ट वाला था GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? कल हमने क्या पढ़ा था, एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दें। ये ह्यूमन बीइंग में पाई जाने वाली ओवरी। अगर ओवरी को कट करेंगे, TS कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ओवरी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। क्लियर है? अब ओवरी में क्या होता है, ओवरी आलमंड शेप की होती है, यानी कि बादाम के बीज जैसी, बादाम के बीज जैसी होती है, आलमंड शेप। अच्छा, इधर से भी सक्रिय, उधर से भी सक्रिय, और बीच में चौड़ी है। और बादाम का बीज भी तो ऐसे ही होता है ना, राइट? इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है ब्लड वेसल्स। आपको पता है ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहां पे ब्लड की सप्लाई ना हो और ब्लड को वापस ना लाया जाए। दिया जाता है आर्टरी या धमनी द्वारा, और वापस लाया जाता है सिरा सिरा द्वारा। याद आया? अब देखो, इसमें भी ब्लड की सप्लाई है। इसमें छोटे 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बताइए, सबसे छोटे वाले को क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। इससे बड़े वाले को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। उससे और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? और जो सबसे बड़े वाले उनको क्या बोलेंगे? अच्छा, पता है इन फॉलिकल्स का निर्माण FSH नाम के हार्मोन ने किया है। बताओ, नाम बताओ। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ही है, फॉलिकल को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। फॉलिकल को उत्तेजित करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेशन देगा, फॉलिकल को संवेदना देगा। फॉर व्हाट? ये संवेदना देगा किस चीज की? ये संवेदना देगा इन फॉलिकल को डेवलप करने की। बताइए, पहले छोटे थे प्राइमरी बोल रहे थे, और बड़े हुए सेकेंडरी बोलने लगे, और विकसित हुए टर्सरी बोलने लगे, सबसे ज्यादा विकसित होने लगे तो मैंने बोलने लगे, हम लोगों ने बोला उसको मैच्योर फॉलिकल्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राफियन फॉलिकल। उसी का दूसरा नाम है, क्योंकि ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। किसने? पूरा नाम था डी ग्राफ, DED
डी डी केवल डी नहीं, DED और GRAFF ग्राफ। तो नाम क्या पड़ गया? ग्राफ द्वारा खोजा गया फॉलिकल, नाम क्या पड़ गया? तो कितने फॉलिकल पाए जाते हैं? अच्छा, इन फॉलिकल का विकास कौन करता है? FSH, तभी तो नाम पड़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, जब ये फॉलिकल विकसित हो जाते हैं तो एक हार्मोन और है, मैंने मजाक में बोला था लुटेरा हार्मोन, मैंने मजाक में बोला था लुटेरा हार्मोन, ये लूट लेता है सबको। अब देखो ये एकदम मालामाल है, क्यों मालामाल है? अंदर देखो इसके एग भरा हुआ है, और एग बड़े काम की चीज है, एग से ही हम लोग यहाँ पर आज दिख रहे हैं, एग नहीं होता हम लोग यहाँ दिखते ही नहीं। एग बहुत काम की चीज है बायोलॉजी के लिए। तो एग के अंदर बहुत सारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत चीजें। तो ये LH इस पे आके अटैक करता है, जब LH इसे अटैक करता है तो LH इसे तोड़ देता है। जब LH इसे तोड़ देगा, बोलते हैं इंग्लिश में रप्चर कर देना, या नष्ट कर देना, या डीजनरेट कर देना, तब बताओ ये डीजनरेट हो गया, देखो टूट गया। टूट गया तो जो अंदर एंडा बैठा हुआ था, जिसको बोल रहे ओवम, ये बाहर आ गया। तो ये काम किस हार्मोन ने किया? LH। नाम क्या है? लूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मैं मजाक में बोलता था लुटेरा हार्मोन, लूटने वाला हार्मोन। ये किसको लूट लेता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को कि इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का दूसरा नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी फॉलिकल। इसने इसको क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, ओवा बाहर आ गया। ऐसा ये एक विशेष दिन पे करता है, ऐसा करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म के लगभग 14वें दिन पे, लगभग 15, 16, 17 भी हो सकता है, 14, 13, 13, 12 भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना लगभग 14 दिन। हर चीज लगभग में बात की जाती है। हमारी हार्ट की बीट निकालो तो लगभग 72 आती है, लगभग। अब एग्जैक्टली मेरी जो है वो 66 है, अब इस समय 66 है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लगभग 66 है। अब इसका मतलब ये तो ना कि मेरी 72 ही होनी चाहिए, मैं घबरा जाऊं एकदम। अब मैं कहूँ अरे नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बीमार पड़ गया मम्मी, है ना? ऐसा नहीं, लेकिन मुंह से मम्मी ही निकलता है। मम्मी नहीं रहेंगी लाइफ में तब भी मम्मी को ही याद करते हैं। सही है कि नहीं है? फिर आगे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल है उस पे LH ने काम किया। LH कौन से डे पे काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन पे। जैसे ही 14वें दिन पे काम करता है, ये बस्ट हो जाता है। बस्ट होते ही ओवा बाहर आ जाता है। ओवा बाहर आने की प्रक्रिया का नाम बताओ। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ओवा बाहर आने का नाम। ऐसा कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक बीच में, यानी कि बोलो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो लगभग 14वें दिन पे। अब क्या होगा? अब ये जो ओवा है ये तो बाहर आ गया, इसकी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। जरा यहाँ आओ, ये बचा हुआ पार्टिकल है, ये सॉरी बची हुई बॉडी है, इस बॉडी को बोलते हैं लुटी हुई बॉडी, यानी बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, और लुटी हुई के लिए लुटियम। बताओ जो बॉडी लुट चुकी है उसका नाम, जो बॉडी लुट चुकी है उसका नाम, किसने लूटा? हाँ, तो एक गाना नहीं आता, हमें तो लूट लिया, शाहरुख वाला, कृष्ण वालों ने, है ना? चलो, इसका मतलब कॉर्पस लुटियम लुट चुका है, और इस बॉडी का नाम आपने दे दिया। बॉडी के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? कॉर्पस। और लुटी हुई है तो मैं क्या नाम दोगे? और किस हार्मोन ने लूटा है इसको? अच्छा, अभी भी नहीं छोड़ रहा है, कह रहा अभी भी हम लूटेंगे 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 लूटेंगे। कहता लूटो लूटो लूटो, हम तो लूटे ही है, लूटे को क्या लूटना, तैयार है ये लूटने को। अब जब तक ये लूटता रहेगा, जब तक LH इस पे काम करेगा, तब तक ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। PR मतलब प्रेगनेंसी, और PR मतलब प्रोजेस्टेरॉन। बताओ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। एक क्वेश्चन इस पे अक्सर आता है, राइट? इतनी बात समझ में आ गई बात? तो ये बात मैंने अभी लिखाई नहीं थी, लिखा देते हैं। ये क्या है? ओवरी, यानी अंडाशय। इसके अंदर कुछ फॉलिकल्स थे। सबसे छोटे वाले को प्राइमरी, उससे बड़े वाले को सेकेंडरी, और बड़े वाले को टर्सरी, सबसे बड़े वाले को क्वाटरनरी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसका नाम आप समझ जाओगे सेकेंडरी। एफ, एफ मतलब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए। क्वाटरनरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, या एक और नाम है, किस व्यक्ति ने खोजा था? तो नाम पड़ गया ग्राफियन
फॉलिकल ग्राफ द्वारा खोजा गया फॉलिकल। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? ये काम सारा कर रहे हैं FSH। प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, टर्सरी से क्वार्टरनरी में, ये बदल रहा है FSH। अच्छा, अब बारी आई मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म। इसका लगभग 14वां दिन आया, निकला लुटेरा हार्मोन LH रिलीज्ड। कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फ्रॉम एंटीरियर लोब की पोस्टीरियर लोब? एंटीरियर लोब। और किसकी एंटीरियर लोब की बात चल रही? जो ग्लैंड पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ये तुरंत ये यहां पहुंचा, LH यहां पहुंचा, LH ने इसको बस्ट कर दिया। जैसे ही ये बस्ट हुआ तो अब ये देखो, ये बॉडी बस्ट हो गई, ये बॉडी बस्ट हो गई, डैमेज हो गई, और इसका जो अंदर का एग था वो बाहर आ गया। और एग ये रहा ओवा, हालांकि ओवा नहीं बोलते लेकिन अभी बोलो, ओवा बाहर आ गया। और ओवा बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन, है ना? क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन, सन, ना हटा दे बस, चलो। अरे ना हटाओ, जा हटाओ, ये लो। आपको समझ आ गया ना? चलो, अब ये हो गया प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन कौन से डे पर हुआ? 14 डेज। किसने किया? LH। अब ये जो बॉडी बच गई है, दिस बॉडी इज नोन एज, इस बॉडी का नाम है कॉर्पस। और लूटी हुई बॉडी है ना, तो नाम दो लूटियम। कॉर्पस लूटियम। ये है क्या? ये अवशेषी भाग है। दिस इज द रेमिनेंट ऑफ, रेमिनेंट का मतलब अवशेषी भाग। अभी लिख रहे हैं हिंदी में, रेमिनेंट ऑफ। किसका रेमिनेंट भाग है? बताओ। क्वाटरनरी फॉलिकल का। ठीक है ना? इसका मतलब अवशेषी भाग, यानी बचा खुचा भाग, अवशेषी भाग, यानी अवशेषी भाग है, जो बचा हुआ भाग है उसका है। अब इस पे LH अब इस पे काम करने लगता है। LH अब इस पे काम करने लगता है। देखो, LH ने उस पे काम किया था, ये डैमेज हो गया, अभी भी LH इस पे काम कर रहा है। LH अभी भी इस पे वर्क कर रहा है लगातार, और ये निकाल रहा है क्या? यहां से एक हार्मोन, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना? और ये क्या मेंटेन करता है? मेंटेन प्रेगनेंसी। इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और नाम से मैच भी हो रहा है नहीं? काफी लेटर कॉमन है, ये देखो, PR जी भी कॉमन है ना? N भी कॉमन है। तो इसीलिए याद रहेगा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नाम पड़ा प्रेगनेंसी हार्मोन, नाम पड़ा प्रेगनेंसी हार्मोन। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट करिए। प्रेगनेंसी यानी प्रसव, तो प्रसव हार्मोन कहते हैं। यानी जो फॉलिकल्स हैं डेवलप करते जा रहे हैं, फॉलिकल्स डेवलप करते जा रहे हैं।
ये फॉलिकल्स है आपके। पहले प्राइमरी बदला सेकेंडरी में, सेकेंडरी बदलेगा किसमें, टर्सरी में, टर्सरी बदलेगा क्वाटरनरी में, और फाइनली ये काम सब किसने किया, एफएसएच ने। लेकिन जब आपका ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर हो गया, फिर एलएच आया। ऐसा कौन से दिन पे हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मिड में, यानी कि लगभग 14वें दिन पे। कौन सा हार्मोन आया, लुटेरा हार्मोन। नाम क्या है, एलएच। पूरा नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन, बताया था ना, लुटिनाइजिंग हार्मोन, लूटने वाला हार्मोन। एलएच रिलीज, एलएच, एलएच देखिए, देखिए एरो बना कर, एलएच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी में दो लोग थे ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी में दो लोब होते हैं ना। हम लोग कौन से लोब के हार्मोन पढ़ रहे हैं, एंटीरियर। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए लोब, ए मतलब एंटीरियर। ए फॉर आशुतोष, ए फॉर अस्तित्व, ए फॉर एप्पल, एप्पल। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। एग बाहर आने को क्या बोलते हैं सर, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, एलएच। ओव्यूलेशन के बाद कौन सी बॉडी बन जाती है, कॉर्पस लूटियम भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं करती तो ये कैसे हार्मोन निकाल रही है ना। क्लियर है। और करीब ये, अभी तो नहीं रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे लेकिन आइडिया दे देते हैं, करीब 3 से 4 महीने तक ये ऐसे कैसे रहेगी, इसमें ओवरी में पड़ी रहेगी। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो 3 से 4 महीने ये पड़ी रहेगी और लगातार प्रोजेस्टेरॉन निकालती रहेगी। सर 3 से 4 के बाद क्या होगा, वो आगे बात करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है वो हमारा हार्मोन का है, अभी वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यानी मानव जनन। पता लगा प्लांट फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी में बदल गई। प्लांट नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, प्लांट कहां पढ़ रहे हैं। फिनिश्ड, बोला जाए सलाम वालेकुम। लो कस के बोला करो अपनी बात, आज जुमा है नहीं। लिख लिया सभी लोगों ने, किसी का छूटा छाटा तो नहीं,
छोटा छाटा है, छाटो जल्दी, जब छूटा है तो छाटो। ये हम बचपन में बनाया करते थे नाव, बहुत तैराते थे। और वो छोड़ो, अब हम तो उसमें दिया जला देते थे और रात को तैलाते थे, रात को। तो फिर हम लोग के समय टॉय वाला युग था, अब मोबाइल युग है। पहले क्या था, टॉय वाला युग था, हम लोग हार्डवेयर से खेले, आप लोग सॉफ्टवेयर से खेलते हो। हम लोग वाला वीडियो गेम खेलते थे टीवी में लगा के, है ना, कॉन्ट्रा, मारियो, ये सब गेम होते थे हमारे समय में। और मतलब वो होते थे 400 in 1, मतलब एक कैसेट में 400 गेम होते थे और बहुत मजा आती थी। हाँ अभी भी होता है, तब भी था ना। तो मतलब हमारे आपके उम्र में बहुत गैप थोड़ो ना है, अभी तो हम जवान हैं। आगे, और क्या बूढ़े लग रहे हैं क्या आपको? चलो, हो गई बात क्लियर? अभी तो दिल तो बच्चा है। चलो आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया सबका? तो ये हम लोग ने एफएसएच और एलएच का रोल कर लिया, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, एफ एफ और एलएच दो हो गया। फार्मूला था हमारा फ्लैट पीजी, तो एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। अब क्या बचा हुआ है, एसीटीएच। आ जाओ जरा, एसीटीएच पूरा नाम सुनो पहले, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, पूरा नाम है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। सर कुछ कुछ फील हो रहा है कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई गई थी। बिल्कुल सही हो आप लोग, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई गई थी। लग रहा है ये वही वाली तो बात नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल वही उसी की बात कर रहे हैं। किडनी के ऊपर, ये देखो किडनी है हमारी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है ये वाली, टोपी जैसी, ठीक है ना। इसमें भी दो भाग होते हैं, ये होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला भाग होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो कई बारी बोला है, एड मतलब होता है करीब, एड मतलब होता है करीब, और रीनल मतलब होता है किडनी, रीनल मतलब किडनी, मतलब ये ग्लैंड किडनी के काफी करीब है, नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड, याद है, नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। एड कहीं भी आए बायोलॉजी में, एड मतलब जैसे एक शब्द आता है कई जगह, कई बार बायोलॉजी में, क्या कई साइंस में पढ़ा हुआ है, एडजेसेंट टू दिस, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पड़ोस में, क्योंकि एड वर्ड आ गया ना, एड का मतलब हो जाता है पास पड़ोस में। तो यहां पे भी देखो एड आ गया, मतलब ये ग्लैंड किसके पड़ोस में है, रीनल मतलब, रीनल मतलब किडनी के पड़ोस में है। और इसमें दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर वाले भाग से मतलब है, अंदर वाले से अभी मतलब नहीं है, लेकिन बता दिया कि अंदर वाला मेडुला है। अब देखो ये हार्मोन इसी जगह पे जाके अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, इसी पर अटैक करेगा। तो मैं इसका एरो उधर बना देता हूं, ये हार्मोन यहां जाके काम करेगा, ये हार्मोन यहां पे काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है देख के बताइए, कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है। जैसे ही कॉर्टेक्स पे काम करेगा, इट इट स्टार्ट टू सिक्रीट, क्या बनाने लगेगा, स्टार्ट टू सिक्रीट, सिक्रीट मतलब निकालना यानी श्रावण करना, स्रावित करना या निकालना या लीक कराना, बात एक ही है। इट स्टार्ट टू सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, यहाँ के हार्मोन को कॉर्टेक्स से नाम दिया गया क्या, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स के हार्मोनों को क्या नाम दे दिया गया, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। बट मेन इज, लेकिन सबसे मेन है ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला, बट मेन हार्मोन इज, ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाले को क्या नाम दिया गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब याद आ जाएगा,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलने लगता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये देखो हाईलाइट कर दिया। वैसे तो यहां से बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, बट मेन हार्मोन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये निकलने लगेगा। बोलिए क्लियर है? एक मिनट, एनसीईआरटी भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे चीजें। ये आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। अभी अभी ये पॉइंट मैंने पढ़ा है, जस्ट एसीटीएच वाला, और ओपन भी है ये पेज। एसीटीएच यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को, कहाँ के? स्टेरॉइड हार्मोन। यहाँ के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, खैर नेचर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाम क्या था वैसे? वैसे नाम क्या था? अरे वैसे नाम क्या था? कॉर्टिकॉइड्स। लेकिन मेन हार्मोन कहां से निकला था? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कोई डाउट है? ठीक है ना। और एफएसएच और एलएच बता चुके हैं। एलएच और एफएसएच स्टिमुलेट्स द गोनाइडल एक्टिविटी, और इसीलिए इनको नाम दिया गया था गोनाडोट्रोपिन, ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन। और अभी कुछ देर पहले मैंने ये वाली नाम बताई थी, फीमेल में एलएच जो है वो इंड्यूस करता है क्या? ओव्यूलेशन। किसका कराता है? मैच्योर फॉलिकल्स का या ग्राफियन फॉलिकल्स का। और मेंटेन करता है क्या? कॉर्पस लूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कह रहा है कॉर्पस लूटियम कुछ और नहीं है, अवशेषी भाग है। किसका अवशेषी भाग है? एक एक लाइन कवर है एनसीईआरटी के, कवर है ना एक एक लाइन। चलो ये यहां तक हम लोग ने फिनिश कर लिया, एक हार्मोन और कवर हो गया, नाम था एसीटीएच। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा अब कौन सा है जरा अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, अपने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा है? सर टीएसएच, क्योंकि आप बता रहे थे फ्लैट पीजी, फ्लैट पीजी। तो अभी ये हो गया, ये हो गया, एसीटीएच भी हो गया, अब आएगा टीएसएच। टीएसएच, अब टीएसएच क्या करता है? टीएसएच स्टिमुलेट करता है, टीएसएच का पूरा नाम पहले बताएं। टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से स्पष्ट हो रहा है और काम भी स्पष्ट हो रहा है। सर ये तो स्टिमुलेट करेगा किसको? थायराइड ग्लैंड को। देखो आपकी ये है ट्रैकिया यानी विंड पाइप, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया विंड पाइप दिखाऊं? रुक जाओ रुक जाओ, ये है ट्रैकिया, ठीक है ना। ये है ट्रैकिया, ऐसे खड़े हैं तो ये ट्रैकिया वायुनाल, हवा की ट्यूब, ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया के इधर और उधर, ट्रैकिया के दोनों तरफ, ट्रैकिया के दोनों तरफ होता है और दो लोब है, एक लेफ्ट एक राइट, और दोनों लोब को ये पतला सा बैंड जोड़े रहता है, ठीक है ना। जब डिटेल में पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड तब बताएंगे, अभी फिलहाल आपको दिखा दिया, ठीक है ना। इस ग्लैंड को आगे से देखोगे तो ऐसी दिखाई पड़ेगी, और अगर हम पीछे से ऐसे घूम जाए तो ऐसी दिखाई पड़ेगी, सही है ना। वो जब ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल आपको एक आइडिया लेना था जो ले लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विंड पाइप हो गया, इसके दोनों तरफ होती है ऐसे एक बैंड, ये रहा बैंड, ये रही ग्लैंड, ये बैंड, और ये रही बगल में ग्लैंड, ये देखो, ये है थायराइड ग्लैंड। और ये हार्मोन इसी पर जाके अटैक करेगा, ये हार्मोन इसी पर जाके अटैक किया और इसको क्या करेगा? स्टिमुलेट, इसको स्टिमुलेट करेगा फॉर व्हाट? इसको स्टिमुलेट करेगा, जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो निकालेगा यहां से क्या? सिक्रीट, सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन। बोलो सही है? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? सर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन नाम सुना होगा, ठीक है ना। नोट डाउन, दो ग्लैंड, दो हार्मोन कर लिए हमने।
हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया FLAT, FLAT हो गया फ्लैट। अब बचा PG। P का नाम है प्रो प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हो गया, अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो इतने हार्मोन अपने कवर हो रहे हैं। पहला हो गया था अभी FSH हो गया, LH हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया ACTH, फिर उसके बाद TSH हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला बोलो PRL। PRL का पूरा नाम प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां पे काम करेगा? ये काम करता है, देखो इसके दो काम है, इसके दो काम है। एक, enlargement and development of mammary gland, enlargement and development of mammary gland। डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि, जहां पर मिल्क बनता है। और जिनके पास ये होती है उनको बोलते हैं स्तनधारी। हम लोग नहीं है, हम लोग क्या है, स्तनधारी है कि नहीं है? मेमरी ग्लैंड्स है कि नहीं है? मेल में है कि फीमेल में? दोनों में, पर फंक्शनल किस में है? फीमेल में। ठीक है ना, फंक्शनल होती है फीमेल में। इलार्जमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियों को बड़ा करती है और उनका विकास करती है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बातें बोल रहा हूं काम की बात है। मेमरी ग्लैंड 3 बार इलार्ज होती है। एक बार होती है जब किशोरावस्था आती है फीमेल में, यानी टीनेज। टीनेज बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं एडोलसेंस अवस्था, प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज यानी जब किशोरावस्था आती है तब डेवलप होती है, उस समय करता है एस्ट्रोजन। फिर जब आती है प्रेगनेंसी की बारी तो करता है प्रोजेस्टेरॉन। और जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है
तब थोड़ा मेमोरी ग्लैंड में और इनलार्जमेंट और डेवलपमेंट होता है, क्योंकि मिल्क बनाना होता है, तब करता है प्रोलैक्टिन। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन? बताओ, जब फीमेल टीन एज में है तो किसने किया? एस्ट्रोजन। जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो किसने किया? प्रोजेस्टेरॉन। जब फीमेल में मिल्क बनने लगा आफ्टर डिलीवरी तो कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, और कहीं भी लैक्टोवर्ड आ जाए, कहीं भी लैक्टिन या लैक्टोवर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है मिल्क, इसका मतलब होता है मिल्क। तो इसका मतलब अब मिल्क भी तो बनाएगी, यानी क्या करती है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इन मेमोरी ग्लैंड। अब एम ग्लैंड का मतलब समझ जाओगे ना, यानी स्तन ग्रंथियों में दूध बनाना, स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करना। नहीं, टेम्परेरी, टेम्परेरी है, ये वाला टेम्परेरी है। जो एस्ट्रोजन वाला था वो परमानेंट था। अच्छा, नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे यहाँ पे, जब भी किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन निकलता है, जब तक फीमेल में प्रोलैक्टिन निकलता है और पीक पे होता है, सबसे ज्यादा होता है, देखो, जब किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन पीक पर होता है, पीक पर होता है, यानी जब मिल्क बहुत ज्यादा बन रहा होता है, तब तब ये हाइपोथैलेमस में जाकर के, तब ये हाइपोथैलेमस में जाकर, हाइपोथैलेमस में जाकर निगेटिव फीडबैक करता है, जिससे डोपामिन निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? जिससे डोपामिन निकलने लगता है, जिससे डोपामिन निकलता है। और डोपामिन जब तक निकलेगा, तब तक क्या करेगा ना, कि जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच बनाने से रोकेगा, यानी इसकी वजह से, इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी में, इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण रुक जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मतलब जीटीएच, और अभी आज ही बताया था इसमें दो हार्मोन सम्मिलित हैं, एफएसएच और एलएच का निर्माण रुक जाता है, यानी प्रोलैक्टिन एंटीगोनाडोट्रोपिन है। क्या कहते हो? प्रोलैक्टिन एंटीगोनाडोट्रोपिन है, निर्माण रुक जाता है, रुक जाता है, जिससे जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। मतलब इसलिए पता है क्या है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी होती है उसकी, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग लगभग 6 महीने तक नहीं चलती, लगभग औसत वैल्यू निकाला गया 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता लग गया क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन पीक पे है, प्रोलैक्टिन जितना ज्यादा है वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को जाके निगेटिव सूचना देगा कि भाई बहुत ज्यादा हूं मैं, बंद करो उसको, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस में क्या होगा, डोपामिन निकलेगा, डोपामिन, डोपामिन इसका उल्टा है, डोपामिन जो होता है ना इसका उल्टा है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, यहाँ डोपामिन का नाम मत लिखो, सीधे सीधे लिख लो, सीधे सीधे लिख लो। इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी, इसकी वजह से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी जीटीएच, और जीटीएच बोलते हैं शॉर्ट में, एफएसएच और एलएच का निर्माण रुक जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। और आप पढ़ोगे आगे चल के, इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया।
नेचुरल मेथड है। जब भी किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन पीक पर होता है तब हाइपोथैलेमस में जा करके उसको निगेटिव फीडबैक देता है। जब निगेटिव फीडबैक होगा इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोपिन का निर्माण रुक जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। इसीलिए फीमेल में डिलीवरी के बाद लगभग 6 महीने तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। मतलब नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने का। प्रेगनेंसी रुकी रहेगी ना इस पीरियड में। अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में चला भी गया तो क्या फीमेल प्रेग्नेंट होगी? नहीं होगी। ये पढ़ेंगे जब हम फैमिली प्लानिंग कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, तब जब पढ़ेंगे परिवार नियोजन उपाय। हो गए? कितने हो गए? अभी लास्ट वाला बच्चा है ना। लास्ट वाला कौन सा है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अरे सॉरी, जीएच। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन एंटी गोनाडोट्रोपिन है कि नहीं है? प्रोलैक्टिन एंटी गोनाडोट्रोपिन है कि नहीं है? एंटी का मतलब गोनाडोट्रोपिन को रोकता है। जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा फीमेल में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी कि चलेगी? यानी कि अंडे का जो ओव्यूलेशन है 14वें दिन पे नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही तो अंडे का उत्सर्जन होगा क्या? ठीक है ना। जब अंडा बाहर नहीं आएगा तो क्या फीमेल की बॉडी में अगर स्पर्म आया तो क्या उसका फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। मतलब ये एक नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग का। फैमिली प्लानिंग के लिए ये नेचुरल मेथड है, एक प्राकृतिक उपाय है। तो प्रोलैक्टिन हो गया। प्रोलैक्टिन के बाद आगे बढ़ते हैं। जो डोपामिन लिखा था वो होता है प्रोलैक्टिन का उल्टा, इसलिए उसको हटा दिया मैंने। प्रोलैक्टिन को अगर रोकना है तब डोपामिन निकलेगा। प्रोलैक्टिन को रोकने का हार्मोन डोपामिन। लेकिन हमें इस समय डोपामिन को नहीं रोकना था, हमें तो इसको रोकना था। ठीक है ना। अगला लास्ट जीएच। जीएच यानी पूरा नाम क्या? ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। अच्छा ये कहां पे काम करता है? इसकी टारगेट सेल बताओ, ये कहां पे काम करेगा? वर्क्स इन बोन्स। बोन्स पर काम करेगा, मसल पर काम करेगा, और कार्टिलेज पर काम करेगा। बोन्स, मसल और कार्टिलेज पर काम करेगा, और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इनकी ग्रोथ यानी वृद्धि। यानी अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ हार्मोन कहां काम करता है? हड्डी पे काम करता है। तभी तो जब हमारी हाइट बढ़ी तो क्या हड्डियां नहीं बढ़ी? क्या मांसपेशियां नहीं बढ़ी?
अच्छा, क्या हमारे कार्टिलेज नहीं बढ़े? क्या कान छोटा रह गया? उसी रेशियो में बढ़ा ना, तो यानी ये सबकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर इसका कम सिक्रीशन होने लगे, अगर इसका अंडर सिक्रीशन होने लगे, अंडर मतलब कम कि ज्यादा, अधोश्रावण, है ना, या हाइपोसिक्रेशन भी कहते हैं। हाइपो मतलब कम की ज्यादा, वैसे हाइपो का मतलब नीचे भी हो सकता है, यानी नीचे स्तर चला गया, सिक्रेशन का स्तर नीचे चला गया। तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, बता रहे हैं, दोनों केस बता रहे हैं। ओवर सिक्रेशन मतलब ज्यादा सिक्रेशन, मतलब हाइपर सिक्रेशन, मतलब अति श्रावण। अति मतलब अधिक, कहते नहीं अति हो गई यार, अति श्रावण, अति हो गई। तो दो चीजें हो गई, एक कम सिक्रेशन हो सकता है जीएच का, या ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी क्या हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बौनापन हो जाएगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगा, ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, व्यक्ति बौना रह जाएगा। और अंडर सिक्रेशन में दो केस लेके चलेंगे, एक अर्ली एज में, एक एडल्ट में। इन अर्ली एज अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और एक एडल्ट्स में यानी वयस्क में हो गया तो क्या होगा। नोट कर लीजिए। ग्रोथ स्टॉप को बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ भी बोल सकते हैं, धीमी ग्रोथ होना, या स्टंटेड ग्रोथ भी बोल सकते थे। स्टंटेड का मतलब होता है धीमी, धीमी वृद्धि, स्टंटेड। या तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और या बहुत धीमी हो जाएगी, जिससे व्यक्ति बौना रह जाएगा, यानी ये कॉज करता है बौनापन। यानी ये क्या कॉज करेगा, बौनापन। बताइए, ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के किस किस हिस्से में काम करता है, हड्डियों में करेगा, यस सर, कार्टिलेज में, मसल्स में करेगा। और क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ, इनकी वृद्धि को कंट्रोल करता है। इनकी वृद्धि को कंट्रोल करता है। नहीं डलेगा, डल गया होगा। अगर कम सिक्रेशन होने लगा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है।
अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके नीचे और इसके नीचे अगले पेज पे, इससे आपको इसको ही कंटिन्यू करना है। अब देखो अर्ली एज के नीचे क्या लिखना है, अर्ली एज के नीचे लिखना है ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। बताओ ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी कि नहीं, यानी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा, व्यक्ति बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा। जाइगेंटिज्म यानी भीम काय शरीर, इसको बोलते हैं भीम काय शरीर। भीम काय मतलब बहुत विशाल शरीर, भीम काय शरीर दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन बॉडी का रेशियो मेंटेन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बॉडी का रेशियो नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे, यहाँ बॉडी रेशियो मेंटेन रहता है, बल्कि ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सरल भाषा में लिखा रहा हूं, बॉडी रेशियो मेंटेन रहता है, मतलब कोई चीज आपकी जो हाथ पैर और ये वृद्धि होगी वो रेशियो में होगी, ऐसा नहीं लगेगा और कि हाथ बढ़ गए और बाकी उतना ही रह गया, या ये बढ़ गया बाकी हाथ पैर छोटे छोटे रह गए, पता लगा हाथ बढ़ गया उंगली छोटी छोटी है, ऐसा नहीं, रेशियो वाइज होगी, मेंटेन रहेगा। यहां चलते हैं, इधर आओ, ये यहां ब्रैकेट में एक बात लिखेंगे पहले, स्पेशली मिडिल एज में ऐसा होता है, एडल्ट्स में भी किस एज में, स्पेशली मिडिल एज, ध्यान देना ब्रैकेट में लिखना है, स्पेशली मिडिल एज में होता है। एडल्ट में किस एज में, मिडिल एज में। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें भी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ती है, ग्रोथ रेट इंक्रीज, बट ओनली इन फेशियल रीजन, केवल चेहरे की हड्डियों में ग्रोथ होगी, ओनली इन फेशियल बोन, यानी चेहरे की हड्डी में। चेहरे की हड्डी में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चेहरे की हड्डी में ग्रोथ रेट बढ़ती है, बट ओनली इन फेशियल बोन्स, ठीक है ना। अच्छा, मे लीड्स टू, इससे क्या हो जाएगा, मे लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मे लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मे लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और डेथ इन सीवियर केस, डेथ इन सीवियर केस, मृत्यु भी हो जाएगी व्यक्ति की, यानी जटिल परिस्थितियों में व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अच्छा देखो, पहली बात तो ये जल्दी पता नहीं चलता। अच्छा मान लो मेरी एज में, मिडिल एज में हूं मैं, अब मिडिल एज में हूं और मेरे अंदर जीएच निकलना बढ़ गया, अब मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि मेरे फेशियल बोन में वृद्धि ना हो जाए, यानी इट इज वेरी हार्ड टू डायग्नोस until unless the features are not appears in the body, ये तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि आपकी बॉडी में वृद्धि ना होने लगे। आपकी फेशियल बोन में वृद्धि होगी तभी तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। अच्छा मैं स्वस्थ हूं, मैं जीएच टेस्ट क्यों कराऊंगा, क्या कोई भी व्यक्ति रूटीन टेस्ट कराने में जीएच हार्मोन का टेस्ट कराता है, नहीं, कोई नहीं कराता। अच्छा क्या कराता है रूटीन टेस्ट में, क्या क्या आता है, जो बॉडी का पूरा रूटीन टेस्ट होता है 100-200, उसमें ये आता है एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट प्रोफाइल, ईसीजी, ठीक है ना, और ब्लड का प्रोफाइल, सीबीसी, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं, यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। विटामिन, विटामिन का रेशियो क्या है, ये तो ये मिनरल्स का रेशियो क्या है ये पता कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी हार्मोन का रेशियो कभी नहीं पता किया जाता है। तो इस वजह से ये रोग काफी वर्षों तक तो पता ही नहीं चलता और इट इज हार्ड टू डायग्नोस, यानी इसको पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, और पता जब लगेगा, जब पता तभी लगेगा जब फीचर्स अपीयर होंगे, और तब तक बहुत लेट हो जाएगी, राइट। तो यहां लिख देते हैं, इसकी डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस समझते हो ना, करना बहुत मुश्किल होता है। एनसीईआरटी लिखा इट इज हार्ड टू डायग्नोस, बहुत मुश्किल। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है।
इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसका पता तभी लगता है जब सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इस डिजीज को, दिस डिजीज इज नोन एज, कोई तो नाम होगा, जैसे उसका नाम जाइगेंटिज्म दिया। इस डिजीज का नाम क्या है? इस डिजीज का नाम है जाइगेंटिज्म। देखो, इसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। थोड़ा हाईलाइट कर दें, ये भीम का है शरीर, जाइगेंटिज्म। इसका नाम होगा, दिस डिजीज इज नोन एज, ये नोन एज शॉर्ट में लिख दिया, नोन एज एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली, मिगेली मतलब वृद्धि होना, एक्रो मतलब होता है ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या है? फेस, तो ऊपर की तरफ वृद्धि हो गई, यानी शरीर के ऊपरी भाग में ज्यादा वृद्धि हो गई। मतलब एक बात मैं लास्ट पूछना चाहूंगा आपसे, यहां बॉडी रेशियो मेंटेन था, यहां बॉडी रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब यहाँ प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है और यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, यानी यहाँ जो बॉडी का प्रोपोर्शन है ना, बिगड़ जाएगा। बॉडी का जो प्रोपोर्शन है ना, वो बिगड़ जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो जाएगी। डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ की डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। एक बात लिख देता हूं, body ratio is disturbed, body ratio is disturbed। कहां पे? ये एक्रोमिगेली, ये डिजीज, डिजीज यानी रोग, डिजीज यानी रोग, रोग का नाम है एक्रोमिगेली। रोग का नाम क्या है? एक्रोमिगेली। इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी रेशियो किस में डिस्टर्ब होगा? एक्रोमिगेली में। आप देख रहे हो ना, केवल फेस में ही वृद्धि हो रही है, बाकी जगह वृद्धि हो ही नहीं रही है। केवल फेस में ही वृद्धि हो रही है, बाकी जगह वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब, इसीलिए तो नाम दिया, एक्रो मतलब ऊपर, और मिगेली मतलब क्या होता है? मिगेली मतलब होता है अधिक, अत्यधिक वृद्धि। एक रोग होता है कार्डियोमिगेली, बताओ कहां ज्यादा वृद्धि हो जाएगी? हार्ट में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, नाम है कार्डियोमिगेली। कार्डियोमिगेली, दिल का साइज बड़ा हो जाता है, बोलते हैं बड़े दिल वाला, है ना? हाँ, ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए बड़ा हो जाता है, नाम बोला बड़े दिल वाला। ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा लोड लेता है। तो जरूरी नहीं वही वाले लोग हो, लोड हमारे ऊपर भी बहुत है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि वही लोग हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का जीएच कवर हो गया, ओवर सिक्रेशन भी कवर हो गया, अंडर सिक्रेशन भी। इधर करा दिया अंडर सिक्रेशन, उधर करा दिया ओवर सिक्रेशन, और बिल्कुल दिख रहा है कि ये जीएच कैसे काम कर रहा है। जीएच कैसे काम करता है ये आपको पता चल गया।
जीएच कैसे काम कर रहा है, ये रोल आपको क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी से एक बार देखते हैं, हो गया सबका फिनिश। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच क्या करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ करा देता है कि नॉर्मल, एबनॉर्मल ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म। बताओ बॉडी भीम काय हो जाएगी, लेकिन रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मैं बता के चल रहा हूं। और अगर कम सिक्रेशन होने लगा तो जीएच का कम सिक्रेशन होगा तो परिणाम क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है धीमी धीमी वृद्धि होना, वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है ना, या फिर वृद्धि धीमी हो जाती है या तो बिल्कुल रुक ही जाती है, ठीक है ना। इससे हो जाएगा ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। फिर मैंने बताया था अगर एक्सेस सिक्रीशन होने लगे यानी हाइपर सिक्रीशन होने लगे किसका, ग्रोथ हार्मोन का, कहां पे, एडल्ट, वो भी स्पेशली किस एज में, मिडिल एज में। तो इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पे फिगर देखो डिस्टर्ब हो गया, अभी बोल रहे थे ना प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो गया। डिसफिगरमेंट का मतलब होता है क्या, डिसफिगरमेंट का मतलब होता है जो बॉडी का फिगर है वो बेकार हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसका अनुपात बदल गया, ठीक है ना। और कहां पे स्पेशली, फेस में, इसलिए नाम दिया। एक्रो मतलब होता है ऊपर, यानी शरीर का ऊपरी भाग प्रभावित हुआ, और मिगेली का मतलब होता है अत्यधिक वृद्धि, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग में अत्यधिक वृद्धि हुई, और शरीर का ऊपरी भाग क्या है, फेस है, तो फेस में अत्यधिक वृद्धि हो गई। विच में लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, क्या ये वर्ड मैंने यूज किया था, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और सम टाइम डेथ भी हो जाती है। यानी प्री मैच्योर डेथ का मतलब अगर अगर देखो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गया और अगर उसको इलाज नहीं कराया गया तो मर भी जाएगा व्यक्ति, ठीक है ना, लिखा है ना इफ अनचेक, अगर उसको रोका नहीं गया तो। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस, मतलब इस डिजीज का पता लगा पाना बहुत मुश्किल था, इस डिजीज का पता लगाना बहुत मुश्किल था। कब, अर्ली स्टेज में, क्यों, क्योंकि आपको सिम्टम दिख ही नहीं रहे थे, लिखा हुआ है ना, often goes undetected for many years, कई वर्षों तक तो पता ही नहीं चलता, क्यों, until changes of external features becomes noticeable, जब तक आपको बाहर से फीचर नोटिस करने को नहीं मिलेंगे तब तक आप कैसे पता कर लोगे। अच्छा मेरे अंदर जीएच ज्यादा निकल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई चेहरे में कहीं वृद्धि होगी, मान लिया ये चिन्ह बहुत बढ़ने लगा, नोज बहुत बढ़ने लगी, ये हड्डियां बाहर निकल के आने लगी, ठीक है ना, तो कहीं पे आईब्रो रिजल्ट जो है वो बाहर की तरफ उभर के आने लगी, तो लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अचानक खुद को फील हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे डॉक्टर कहेगा ग्रोथ हार्मोन का चेक कराओ, चेक कराएंगे ज्यादा मिलेगा, यानी ये रोग कौन सा रोग हो गया, एक्रोमेगाली की जाइगेंटिज्म। हाँ, और अगर रेशियो डिस्टर्ब ना हो तो क्या बोला था, जाइगेंटिज्म। और प्रोलैक्टिन देखो अभी बता दिया था, प्रोलैक्टिन कहां काम करता था, ग्रोथ कंट्रोल करता था, किसकी ग्रोथ, मैमरी ग्लैंड की। और क्या बनाता था, मिल्क, मिल्क बनाता था। टीएसएच क्या करता था, टीएसएच सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, और ये सब कर ही चुके हैं, ठीक है। अब क्या बचा, अब यानी सारे यहाँ के हार्मोन हो गए, अब हमारे हार्मोन बचे पोस्टीरियर लोब के, नहीं पहले मिडिल लोब का करो, है ना, हार्मोन ऑफ मिडिल लोब, हार्मोन ऑफ मिडिल लोब। यहां से एक ही हार्मोन निकलता है, ओनली वन हार्मोन, केवल एक हार्मोन निकलता है, दैट इज, नाम सुनो, एमएसएच। एमएसएच का पूरा नाम होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये हार्मोन एमएसएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलेनोसाइट, एमएसएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलेनोसाइट। और मिलेनोसाइट क्या होती है, मिलेनिन बनाने वाली, मिलेनिन पिगमेंट बनाने वाली कोशिका। ये हमारी त्वचा का कलर ऐसा क्यों है, मिलेनिन के कारण। हमारी त्वचा और आंखों में क्या पाया जाता है, मिलेनिन, इसी वजह से हमारी त्वचा का एक विशेष रंग होता है, ये जो रंग है ये एक विशेष सेल के कारण है, और उस सेल का नाम है मिलेनोसाइट। ये क्या बनाती है, मिलेनिन पिगमेंट। तो यानी क्या, मिलेनिन पिगमेंट बनाने वाली कोशिका, मिलेनिन पिगमेंट बनाने वाली कोशिका, बनाने वाली कोशिका। इसका मतलब अगर एमएसएच ज्यादा निकल रहा है तो बताओ त्वचा का रंग
ब्लैक होगा, मतलब डार्क होगा। और अगर कम निकल रहा है तो त्वचा का रंग वो व्हाइट नहीं बोलेंगे, लाइट होगा। व्हाइट तो एक रोग हो गया, एल्बिनो। एल्बिनिज्म एक रोग होता है, कभी देखा है ऐसा व्यक्ति? बिल्कुल व्हाइट, उसका पूरा बॉडी व्हाइट, उसका हर चीज बिल्कुल व्हाइट, ये बाल और सब व्हाइट, सब जगह है ना मिलाने, देखा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल है व्हाइट। और उनको उनको एक रोग होता है, उस रोग का नाम है एल्बिनो, उस रोग का नाम है एल्बिनो। और ये आनुवंशिक रोग होता है, कभी कहीं ना कहीं किसी में रहा होगा उनके खानदान में, तो वो कभी कभी एक्सप्रेस हो जाता है। तो एमएसएच नाम का हार्मोन कहां से निकलता है? सर मिडिल लोब। एमएसएच नाम का हार्मोन कहां से निकलता है? मिडिल लोब। और ये कहाँ का कलर कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स कलर ऑफ, अभी बताया था, दिखा देते। कंट्रोल्स कलर ऑफ स्किन, आईज एंड हेयर्स। तो ऐसे लोगों में देखो हेयर वगैरह सफेद, आंखों का कोई विशेष रंग नहीं होता, स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है। और इस तरह के रोग को बोलते हैं एल्बिनो, 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 ALBIN। और पढ़ेंगे जेनेटिक्स पे, आनुवंशिकी में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हो गया। अब एक है पोस्टीरियर लोब के। अब हम लोग कौन से लोब में आ गए? पोस्टीरियर लोब, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर लोब्स। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सुना है नाम? ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एच मतलब समझ जाओगे आप। पहले इसके बारे में बता दें आपको लगे हाथ। यहां देखो, हमारा नेफ्रॉन में एक भाग होता है, हमारे नेफ्रॉन का एक भाग है ऐसे कन्वोल्यूटेड, टेढ़ा मेढ़ा, इसको बोलते हैं DCT, DCT बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, CD। इसको बोलते हैं DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सुना है नाम? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसको बोलते हैं संग्राही नलिका या ग्राही नलिका, ठीक है ना? कलेक्टिंग डक्ट, पूरा नाम लिख देते हैं एक बार। इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। इसका नाम है DCT, पूरा नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी हिंदी में अगर बताएं तो दूरस्थ कुंडलित नलिका।
और ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है ये। हिंदी में बोलते हैं क्या, संग्राही की ग्राही, संग्राही नलिका। अब देखो जब ये ग्लैंड या इन दोनों जगह पे काम करेगा, ये हार्मोन इन दोनों जगह पे काम करेगा, स्टार स्टार बना दिया, दोनों जगह पे काम करेगा, और एडीएच पे भी स्टार बना दिया। इन हार्मोन की टारगेट ये है, जब ये हार्मोन यहां से काम करेगा तो यहां से पानी निकाल निकाल के ब्लड में भेज देगा। क्या निकाल के ब्लड में भेजेगा? पानी निकाल के ब्लड में भेजेगा। इसका काम समझ में आ गया? पानी निकाल के बाल्टी बाल्टी भर पानी निकाल के और नदी में बहा देना। कौन सी नदी? हमारी बॉडी के में नदी, ब्लड बोला गया है। अरे ऐसा नहीं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में जाओगे, बुकों में लिखा है द रिवर ऑफ लाइफ। व्हाट इज द रिवर ऑफ लाइफ? ब्लड। इसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। यही नदी बह जाती है जब सर फूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। नदी बह गई, रिवर ऑफ लाइफ बह गया, लाइफ चली गई। बताओ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एडीएच क्या करता है? ये बाल्टी भर पानी निकालता है। कहां से बाल्टी भर पानी निकालेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। और बाल्टी भर पानी निकाल निकाल के नदी में डाल देगा। नदी का नाम ब्लड, रक्त। बताओ इससे क्या होगा? इस जगह पर पानी की कमी होगी क्या अधिकता? पानी की कमी होगी क्या अधिकता? और यही चल के आगे बनेगा यूरिन, यही बनेगा आगे यूरिन। यही यूरिन है, यही यूरिन है, मूत्र। और अब बताओ, यूरिन में पानी की कमी हो गई क्या अधिकता? मतलब यूरिन कैसा हो गया? यूरिन, यूरिन हो गया कॉन्सेंट्रेट। यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया कि नहीं? अच्छा, मतलब एडीएच ने यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाया ना, इसीलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लिख देते हैं ये, अब लिख देते हैं इसका काम। ये यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है। ये यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है, नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तभी तो नाम पड़ा। बचाना मतलब एंटी, डाइल्यूट होने से बचा रहा है, डाइल्यूट होने से बचा रहा है। तो यूरिन को डाइल्यूट होने से बचा रहा है क्योंकि ये पानी निकाल लेता है। ये कहां कहां से पानी निकालता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, जिससे यूरिन गाढ़ा हो जाता है कि पतला? गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये पानी निकाल के क्या करता है? कहां भेज देता है? ब्लड में भेज देता है, हमारी रिवर ऑफ लाइफ में भेज देता है। इसका काम है यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकना। तभी तो नाम पड़ा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। समझ आ गई बात? ये काम और करता है। क्या करता है ना, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता भी है। ये ब्लड वेसल को, रक्त वाहिनी को सिकोड़ता है। ये देखो, एक और काम है, ये रक्त वाहिनी को सिकोड़ता है। लिख देते हैं, ये रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, अगर इंग्लिश में लिखना है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। इसीलिए पता है इसको एक और नाम दिया जाता है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्यों सर? वैसो मतलब होता है ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी, और प्रेस मतलब होता है दबाना, सिकोड़ना। कहते नहीं अरे यार बहुत प्रेस कर लिया तुमने हमें, अब मत प्रेस करो, मतलब आप दबाओ मत बनाओ। तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन
इसका दूसरा नाम क्या है? एडीएच का दूसरा नाम बोलो। एक तो हो गया एडीएच, और दूसरा नाम कोई बोले क्या कर रहा है? ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है कि रिलैक्स कर रहा है? प्रेस, जिससे बीपी बढ़ेगी कि घटेगी? जिससे बीपी बढ़ेगी। आपको पता है अगर किसी चीज को दबाओगे तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर, क्योंकि ये बॉयल अंकल ने कहा था पीवी बराबर कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम कम कर रहे हो सिकोड़ के, वॉल्यूम कम करोगे तो कांस्टेंसी बनाने के लिए क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो समझ गए, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आ जाओ इधर वाला, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नोट कर लिया? करिए, ये करिएगा तुम तब वो कराएं। हो गया? ऑक्सीटोसिन सुनिए इसके बारे में। ऑक्सीटोसिन कहां पे काम करता है? वर्क्स ऑन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियां, सुना है ना? चिकनी पेशियां, ये हमारी स्मूथ मसल पे काम करता है ऑफ बॉडी, ऑफ फीमेल बॉडी, ये जरूर। ऑक्सीटोसिन वर्क्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है ना? अब ये स्मूथ मसल तो दो जगह है तो कई जगह, लेकिन मेन दो जगह की बात कर रहे हैं। एक है यूट्रस और एक है मेमरी ग्लैंड। जब ये यूट्रस पे काम करता है तो ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, वाइग्रस मतलब बहुत तेजी से संकुचित करता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? एट द टाइम ऑफ, कब? एट द टाइम, एट द रेट को एट द टाइम पढ़ना। एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, एट द टाइम ऑफ, हाँ चाइल्ड बेबी एक ही है। एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, तो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। सो नोन एज बर्थ हार्मोन, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जब यहां काम करेगा तो क्या करेगा ना? हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन, फॉर्मेशन नहीं, मिल्क इजेक्शन। मिल्क बनाया किसने? कहा आज ही पढ़ा है सर, प्रोलैक्टिन। उसका काम है मिल्क बनाना, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क बनाना, जबकि मिल्क को बाहर ढकेलना किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। तो यानी क्या? इजेक्ट्स, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जबकि मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन था कौन सा? मिल्क फॉर्मिंग था आपका प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन पीआरएल।
इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं। किसी के प्रति लगाव पैदा यही करता है, इसलिए बोलते हैं कडल हार्मोन या लव हार्मोन। ये जितने लफड़े हैं ना वो यही कराता है। सारी यही जड़ है, इसी ग्लैंड को डीएक्टिवेट कर दो, निकाल दोगे तब भी काम नहीं चलेगा। निकाल दोगे बेबी बॉर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड्स में से मिल्क नहीं बन पाएगा, निकल पाएगा। तो वाइग्रस कॉन्ट्रेक्शन करता है यूट्रस की मसल में, जिससे बेबी बर्थ आसान हो जाता है, इसलिए इसको बेबी बर्थ हार्मोन भी कहा गया है, यानी कि डिलीवरी हार्मोन भी कहा गया है। डिटेल में पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा तो मिल्क बना हुआ है ऑलरेडी मेमोरी ग्लैंड में। मिल्क किसने बनाया था, आज ही पढ़ा है, प्रोलैक्टिन ने। लेकिन मिल्क को धक्का देके बाहर कौन निकालेगा, हाँ तो ये निकालेगा ऑक्सीटोसिन। कंफर्म। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नोट करके एक लाइन लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश एडीएच निकलना कम या बंद हो जाता है। व्यक्ति में कभी कभी एडीएच निकलना कम या बंद हो जाता है, कम भी हो सकता है बंद भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो यहीं पे समझ लो। तो ये बाल्टी भर पानी ब्लड में नहीं फेंकेगा, ये बाल्टी भर पानी निकाल निकाल के ब्लड में यानी नदी में नहीं डालेगा। अब बताओ इससे यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और यूरिन इतना ज्यादा हो जाएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति को पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करना होता है। अब ये यूरिन 4 से 5 लीटर तक डिस्चार्ज करेगा। इससे क्या हो जाएगा, शरीर का सारा पानी लॉस हो जाएगा, यानी शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वाटर लॉस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो सकती है ना, किडनी खराब हो सकती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। यूरिन प्यास ज्यादा लगने को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया हो जाएगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जैसे इतनी देर को हम लोग बैठे हुए ना 2 घंटे पढ़ रहे हैं, पता लगा इतनी देर में 2-3 बार चला गया व्यक्ति, कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन 5 लीटर बहुत होता है। 5 लीटर बहुत होता है कहने के लिए, अभी 1 लीटर आती है तो सर्दियों की रातों को पता चल जाता है ना। सर्दी की रात में उठते नहीं हो आलस के मारे, है ना। और जब 5 लीटर होगा ना तो पूरी रात भर खड़े जगह ही नजर आओगे, पता लगा। फिर डायपर लगा के सोओगे, फिर डायपर और वाइपर साथ रखोगे, डायपर भी लगाए रहोगे। चलिए अब आगे नोट, इफ एडीएस सिक्रीशन डिक्रीज, मैंने डिक्रीज लिख दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, यूरिन विल बी डाइल्यूट। क्यों डाइल्यूट, क्योंकि अब डीसीटी व कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीएब्जॉर्ब होकर कहां नहीं जाता है, ब्लड में, ब्लड तक नहीं जा पाता है, सही है ना। इसलिए यूरिन डाइल्यूट हो गया। अच्छा यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वाटर लॉस, शरीर में वाटर लॉस हो जाएगा एक्सेसिव,
वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण, और इस रोग को एक नाम दे देते हैं, दिस डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, दिस डिजीज, डिजीज यानी रोग, डिजीज यानी रोग, दिस डिजीज इज नोन एज डायबिटीज। सर डायबिटीज तो हम लोग शुगर वाले को बोलते हैं, लेकिन रुक जाना, डायबिटीज इंसिपिडस, वो थी डायबिटीज मिलाइटस, ये है डायबिटीज इंसिपिडस, वो पढ़ेंगे डायबिटीज मिलाइटस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इंसुलिन वाले में। ये डायबिटीज इंसिपिडस है। बताओ एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है, जबकि इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन की कमी से मिलाइटस और इसकी कमी से इंसिपिडस। क्या इसे शुगर वाला डिजीज बोल सकते हैं? नो सर। बताओ, पहला सही है दूसरा गलत, दोनों गलत है। क्यों गलत है पता है? यहां पे सिक्रीट है, जबकि सिक्रीट नहीं होता है, रिलीज होता है। सिक्रीट हुआ था हाइपोथैलेमस में, ओरिजिनली बना था हाइपोथैलेमस में, यहाँ केवल स्टोर होने आया था, याद है? ठीक है ना? तो ये अच्छा, ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाता नहीं है सर, मिल्क बनाता है, मिल्क निकालता है। गलत गलत, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन पूछें ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। हो गया? ये वाला लिख लिया टॉपिक, टॉपिक लिख लिया कि नहीं? अगला क्वेश्चन पूछें, छोटे छोटे शब्दों में पूछें। अनरिलेटेड टू
GH। यही होगा ना, एडिशन डिजीज। अगला, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच लीड्स टू, यानी एक्सेस सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? यूरिन विल बी डाइल्यूट, यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेट, यूरिन विल बी, यूरिन रिमेन नॉर्मल, यूरिन रिमेन नॉर्मल। एबनॉर्मेलिटी, अब बताओ, अगर एडीएच ज्यादा निकलेगा तो बताओ, ज्यादा बाल्टी बाल्टी भर पानी निकाल लेगा, और ज्यादा पानी निकाल लेगा तो बताओ यूरिन क्या हो जाएगा? देखो, जब एडीएच कम हुआ था तो यूरिन हो गया था डाइल्यूट, जब एडीएच ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट। आंसर आ गया सेकंड। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अगर एक्सेस टीएसएच निकला तो बताओ थायरॉक्सिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप खुद सोचो। अगर आप एक्सेस टीएसएच निकल रहा है तो थायरॉक्सिन ग्लैंड पर जाके ज्यादा उसको स्टिमुलेट करेगा, कि ज्यादा स्टिमुलेट करेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? और मैंने क्या लिखा है? तो सर ये गलत हुआ कि सही हुआ? सर गलत हुआ। थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। देखो, ज्यादातर हार्मोन मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करते हैं, और वैसे भी थायरॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? तो ये बात सही है, तो ये दोनों ही सही हो गए। क्लियर है? क्लियर है? अब एक दो और पूछे। सही है सर। कैसे सही? गिनाइए। सर यहां से फ्लैट पीजी, और सर यहां से इसमें इंटरमीडिएट लोब भी हो जाएगा, यानी एमएसएच भी इंक्लूड हो जाएगा। बोलो भाई, यहां से 6 हार्मोन होते हैं तो फार्मूला बताया था फ्लैट पीजी, और कल बताया था आपको कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब में एक ही अंतर है, इसमें मीडियन लोब सम्मिलित नहीं था, इसमें मीडियन लोब सम्मिलित है। सम्मिलित है तो आज पढ़ा है कि उससे एक हार्मोन निकलता है, तो 6 और 1, तो यानी सर ये भी सही है, ये भी सही है। अब देख लो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करने से। ठीक है ना?
और पूछ ले एक दो। दिल में रखना ही नहीं चाहते, समय साला बीच में आ जाता है ना। हमारा समय, हम टाइम घड़ी की तरफ बड़ा ध्यान रखते हैं, समय ना हो दाओ, इतनी फास्ट निकलता पता ही नहीं चलता है। हाँ, वो मैं एक एक मिनट का भरपूर यूज करता भी हूँ। चलो जल्दी से, ये पीडीएफ भेज देंगे, कोई टेंशन मत लो। पहला सही है और दूसरा गलत है। क्या गलती है? ये भी कंट्रोल में होता है, पर वो ये होता है इनडायरेक्ट, और ये हाँ, तो ऐसा तो लिखा नहीं कि वो कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। इस पे हम लोग ने काफी डिस्कस भी किया था। चलते चलते एक और बता दो भाई। पोस्टीरियर लोब रिलीज लिखा है, सही लिखा है, और एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एमएसएच डिक्रीज नहीं करता है मिलानिन को। एमएसएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेलानोसाइट, मतलब इंक्रीज करना चाहिए, ये गलत हो गया। एक सही दूसरा गलत। तो आज के लिए इतना ही।